टॉपिक। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक कंटेनर ले लिए और कंटेनर में हम दो चीज़ ले लिए। पहला तो हमने ले लिया सॉल्यूट और दूसरा हमने ले लिया सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल का मतलब जिसका वेपर नहीं बनेगा, और वोलाटाइल का मतलब जिसका वेपर बनेगा, जैसे कि चीनी और पानी। तो चीनी का वेपर नहीं बनने वाला है जबकि पानी का वेपर बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से ज़रा समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि डॉट्स बना दे रहे हैं। ठीक है, अब हमको ये पता है कि सॉल्वेंट का वेपर बनना है, सॉल्वेंट का निश्चित रूप से वेपर बनना है। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है, वोलाटाइल है। एक सर्टेन टेम्परेचर दे देंगे, सपोज करिए 300 केल्विन। लेकिन सॉल्यूट का जो है वेपर नहीं बनेगा। सॉल्यूट का वेपर क्यों नहीं बनेगा? सॉल्यूट का वेपर इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि वो क्या है, नॉन वोलाटाइल है। तो नॉन वोलाटाइल का तो वेपर बनेगा नहीं। यानी कि जो टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो हम लोग कैसे निकालते थे? रॉल्ड्स लॉ में हम लोग निकालते थे PS इज इक्वल टू PA, PS इज इक्वल टू PA प्लस PB, ये निकाला करते थे। अब आप लोग हमको ये बताइए कि जब कंपोनेंट B, यहाँ पे ये B है, सॉल्यूट B है और सॉल्वेंट A है, ये हम पिछले क्लास में बताए थे। जब B का कोई वेपर बना नहीं तो ये कोई प्रेशर भी नहीं लगाएगा, तो यहाँ पे हो गया PS इज इक्वल टू PA। और आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम PA का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, P नॉट A काई A आएगा, है ना। और आपको ये भी पता है कि ये जो दोनों है ये क्या है, एक कांस्टेंट है और एक प्रोपोर्शनलिटी। इन दोनों को हटाएंगे तो साइन आ जाएगा प्रोपोर्शनलिटी का, ऐसा। ठीक है, यानी कि यहां से हमको ये समझ में आया कि दिस लॉ स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, P का मतलब वेपर प्रेशर और S का मतलब सॉल्यूशन, दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसमें हो कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट is directly proportional to the mole fraction of solvent। यही समझ में आया कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे। दोबारा एक बार समझ लीजिए कि प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो होगा PA प्लस PB। तो B कंपोनेंट तो वेपर बनाया नहीं, जब वो वेपर बनाए नहीं तो प्रेशर भी लगाएगा नहीं, तो B कंपोनेंट का वैल्यू 0 हो गया। लेकिन A तो A है यहाँ पे, अब A का वैल्यू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, P नॉट A x A या काई A। अब ये आपको पता है इक्वल टू, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। जब इन दोनों को हटाएंगे तो साइन आएगा प्रोपोर्शनलिटी का, यानी PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई A। मतलब हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं मतलब हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं दैट इज PS इज प्रोपोर्शनल टू काई A। ठीक है, और आपको पता है थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया कि अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया जाए तो इक्वल टू और यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। अब ये है आपका रॉल्ड्स लॉ, जहाँ पे PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन volatile solute।
जिसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, अब XA क्या है? तो XA आपको पता है मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का, यहाँ पे लिखा ही हुआ है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और P0A क्या है? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया, P0A का मतलब हो गया वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, और PB का मतलब क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। समझ में आ गया ना? ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि सर यहाँ पे दिक्कत है, चाहे इस टॉपिक को दोबारा आप बता दीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे आइडियल सॉल्यूशन पे कि भाई आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है कि जब भी हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो कई सारे चेंजेस आते हैं। हीट बाहर निकलता है, हीट अंदर आता है, वॉल्यूम में चेंज आता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन कहा जाएगा प्यारे बच्चों, जो रॉल्ट्स लॉ को किसी भी कंडीशन पे मानने के लिए तैयार होगा। किसी भी कंडीशन का मतलब हो गया, चाहे आप कंसंट्रेशन बढ़ा दें या कंसंट्रेशन घटा दें, या टेम्परेचर बढ़ा लें या टेम्परेचर घटा लें, यानी कोई भी टेम्परेचर हो या कोई भी कंसंट्रेशन हो, ठीक है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, ठीक है, तो ये रॉल्ट्स लॉ को मानेंगे। मतलब ऐसे मिक्सचर का मतलब यहाँ पे हो गया सॉल्यूशन, जो रॉल्ट्स लॉ को किसी भी कंडीशन पे फॉलो करने के लिए तैयार होंगे, उन सॉल्यूशन को ही कहा जाएगा प्यारे बच्चों आइडियल सॉल्यूशन। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन वही होगा जो रॉल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो छोटा सा डेफिनेशन इसका आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि दी सॉल्यूशन which आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन होगा दी सॉल्यूशन विच ओबे, जो मानेंगे, ओबे मतलब मानेंगे, विच ओबे रॉल्ट्स लॉ, रॉल्ट्स लॉ over all the range of concentration and temperature। कंसंट्रेशन का मतलब किसी भी अमाउंट में आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। सच सॉल्यूशन इज नॉन एज, ऐसे सॉल्यूशन ही कहलाते हैं नॉन एज आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। डेफिनेशन बहुत सीधा है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब देखिए, क्या इतने से ही हम ये कह देंगे कि सॉल्यूशन आइडियल है? तो कुछ और कंडीशंस हैं जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होगा। पहला तो आप लोग ये समझ चुके हैं कि रॉल्ट्स लॉ क्या कहता है कि PA मस्ट बी इक्वल टू P0A काई A एंड PB मस्ट बी इक्वल टू P0B काई B, ठीक। तो हम लोग अदर इम्पॉर्टेंट कंडीशंस पे भी बात करेंगे।
ठीक है, ज़रा ध्यान से देखेंगे तो अदर इम्पॉर्टेंट कंडीशंस क्या क्या हैं। अदर इम्पॉर्टेंट कंडीशंस, अदर इम्पॉर्टेंट कंडीशंस फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो पहला जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि डेल मिक्सिंग H मस्ट बी इक्वल टू 0। अब H क्या है? H है इंथैल्पी। यहाँ पे ये मतलब है कि जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हो तो उस समय ना तो कोई हीट वहाँ से बाहर जाना चाहिए और ना ही कोई हीट अंदर आना चाहिए। मतलब कि ना तो हीट इवॉल्व होना चाहिए ना ही हीट अब्जॉर्ब होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आया? तो डेल एच मिक्सिंग का मतलब ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है डेल मिक्सिंग V मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ये वॉल्यूम 0 का मतलब क्या हुआ? वॉल्यूम 0 का मतलब समझिए कि आपने सॉल्यूट ले लिया 2 मिलीलीटर और सॉल्वेंट ले लिया 8 मिलीलीटर। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? 8 और 2 10 होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो इसी को बोलते हैं डेल मिक्सिंग V शुड बी इक्वल टू 0। 0 ही क्यों लिखा गया? क्योंकि यहाँ चेंज जो आएगा वॉल्यूम में वो नहीं होगा। वॉल्यूम में जो चेंज आएगा सॉल्यूशन का वो नहीं होगा। 8 + 2 यानी कि 10 का 10 ही रह जाएगा, ना घटने जा रहा है ना ही बढ़ने जा रहा है, क्योंकि ना हीट एब्जॉर्ब होने जा रहा है और ना ही हीट इवॉल्व होने जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तीसरा कंडीशन को भी हम बताते हैं, पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए। बाबू अपने 2 कंडीशन को समझ लिया है। एक कंडीशन आपने देखा कि हीट शुड नाइदर बी इवॉल्व नॉर बी एब्जॉर्ब, और दूसरा कंडीशन आपने देखा कि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो देयर शुड बी नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग तीसरे कंडीशन पे आते हैं जो थर्ड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन जब आप बनाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में लगना शुरू हो जाएगा? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, क्योंकि कंटेनर के अंदर दोनों होगा, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। तो अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बिल्कुल सेम हो जाए एज सॉल्यूट सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, एंड सॉल्वेंट 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 सॉल्वेंट। दिस मीन्स जितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूलों के बीच में लग रहे हैं, अगर उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूलों के बीच में लग रहा होगा और सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूलों के बीच में लग रहा होगा, तो हम लोग फिर से कह देंगे कि सॉल्यूशन क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, दी intermolecular force of attraction between solute solvent must be equal to solute solute and solvent solvent। ठीक है, अगर इन सभी कंडीशन को कोई सॉल्यूशन फॉलो करते हैं तो उन सॉल्यूशंस को हम लोग क्या नाम देने लगेंगे बाबू? आइडियल सॉल्यूशन। अब हम कुछ एग्जांपल्स लिखने जा रहे हैं जो बिहेव करेंगे एज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है,
ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो आइडियल सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करेंगे? तो इसमें से जो पहला एग्जाम्पल हो जाता है वो होता है कि अगर आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। हेक्सेन का मतलब आप जानते हैं और हेप्टेन का मतलब भी आप जानते हैं। दूसरा है सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन एंड टॉल्विन। अगर आप बेंजीन को टॉल्विन कंपाउंड के साथ मिला देते हैं, ये रहा टॉल्विन, तो टॉल्विन देखने में कैसा होता है? तो प्यारे बच्चों, ये रहा बेंजीन रिंग और ऊपर में अगर आप लगा देते हैं CH3 तो ये बन जाता है टॉल्विन, और ये तो है बेंजीन का बेंजीन ही, ये बेंजीन है। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा? तीसरा एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोइथेन एंड ब्रोमोइथेन एग्जाम्पल्स और भी हैं। ठीक है। क्लोरोइथेन का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? क्लोरोइथेन का फॉर्मूला होता है CH3CH2Cl और यहाँ पे हो जाएगा CH3CH2Br। ठीक है। तो बाबू ये सब ऐसे मिक्सचर हैं जिनको आप जब मिलाएंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट को, तो यहाँ पे ना तो हीट इवॉल्व होने वाला है, ना ही हीट एब्जॉर्ब होने वाला है, और इनके मॉलिक्यूलों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, वो एग्जैक्टली होगा सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का बीच का। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझते हैं। ठीक है, पहले इतना लिख लीजिए आप लोग। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ लिया, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को देखते हैं। आपने क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले? आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे किसी भी कंसंट्रेशन पे और किसी भी टेम्परेचर पे। ठीक इसके अपोजिट जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे किसी भी कंसंट्रेशन या टेम्परेचर पे, उन्हें कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि द सॉल्यूशन which does not obey Raoult's law over the entire मतलब सभी, over the entire range of concentration and temperature। मतलब ये बात पक्का हो गया कि ये चाहे आप कंसंट्रेशन कम रख लो या ज़्यादा रख लो, ये रॉल्स लॉ को फॉलो करने वाले नहीं है। टेम्परेचर को आप ज़्यादा रख लो, कम कर लो, ये रॉल्स लॉ को फॉलो करने वाले नहीं हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन ही कहलाते हैं, सच सॉल्यूशन इज नॉन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दैट इज़ हम लोग कहेंगे कि PA इज़ नॉट इक्वल टू P0A XA एंड PB इज़ नॉट इक्वल टू P0B XB। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को? ठीक है। इसके अदर इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या क्या होंगे? तो बिल्कुल आइडियल सॉल्यूशन का अपोजिट होगा। वो क्या क्या होगा उसको देख लेते हैं।
अदर इम्पॉर्टेंट कंडीशंस क्या क्या होगा हम लोग उसको समझ लेते हैं। ठीक है, पहला तो ये होगा कि आइडियल में ये था कि जब आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिलाया था तो वहाँ पे ज़ीरो था, यहाँ पे ज़ीरो नहीं होगा, या तो हीट अब्जॉर्ब हो जाएगा या तो हीट इवॉल्व हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2, आइडियल सॉल्यूशन में आपने ये पढ़ा था वॉल्यूम जो है वो एग्जैक्टली सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सम के इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने जा रहा है। अगर आप 2 मिलीलीटर सॉल्यूट लेते हैं और 8 मिलीलीटर सॉल्वेंट लेते हैं तो दोनों का सम यहाँ 10 होने वाला नहीं है, 10 से या तो कम हो जाएगा, 10 से या तो ज़्यादा हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन है कि द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इंटरमॉलिक्यूलर force of attraction between solute solvent is not equal to solute and solvent। इट मीन्स कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट मॉलिक्यूलों के बीच में लग रहा है और सॉल्यूट के बीच में लग रहा है, अगर उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में ना लगे तो फिर वो सॉल्यूशन क्या कहलाना शुरू कर देता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स हम यहाँ लिख देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपने सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, एंड वाटर। ठीक है, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। आप ये ले सकते हैं। ठीक, तो इतने सारे एग्जाम्पल हैं जो कि बिहेव, और भी हैं एग्जाम्पल, इतना काफ़ी होगा आपके लिए। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जो बिहेव करेंगे एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में दूसरे टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। ठीक है, चलो।